हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आज 26 फरवरी हो चुका है, तो सातों यूपी पुलिस 2026 का एग्जाम डेट भी आउट हो चुका है, जो कि 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को आपका पेपर होने वाले हैं। 2026 का पेपर 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास केवल 3 महीने का समय बाकी है। इन्हीं 3 महीने में हमें जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग को पढ़कर इस बार हमें अपने आप को रैंकिंग में लाना है और इस बार हमें अपने सीने पर वर्दी भी लेनी है। तो इसी के लिए आज की इस क्लास में आप सभी को ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट होने वाले हैं। पूरे 75 प्रश्नों का टेस्ट होगा और आप सभी को पूरे 35 प्रश्न ठीक करना है और इस क्लास से आपको खुद मालूम चलेगा कि आपकी रैंकिंग किस नंबर पे चल रही है। यदि आप 75 प्रश्न में से 35 प्रश्न ठीक कर लेते हैं तो आप समझिए कि आप पहले से दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, क्योंकि साथियों जो सबसे कठिन सवाल होता है ना यूपी पुलिस एग्जाम के लिए ना, वो सवाल का टेस्ट आज की इस क्लास में होने वाले हैं। यदि आप ईमानदारी से इस टेस्ट को देते हैं और 75 प्रश्न में से 35 प्रश्न ठीक करते हैं तो आपकी तैयारी इस टाइम बहुत ही अच्छी लेवल की चल रही है और आप पीक पॉइंट पे चलें। यदि आप ईमानदारी के साथ 35 प्रश्न ठीक नहीं करते हैं तो समझ आप बहुत पीछे चल रहे हैं, क्योंकि भाई 75 प्रश्न हैं और आप सभी केवल 35 प्रश्न आपको ठीक करने का मौका दे रहे हैं और हर एक क्वेश्चन का उत्तर आपको खुद से करना है, क्योंकि एक भी प्रश्न पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होने वाले हैं। क्योंकि आगामी जो 8 जून, 9 जून और 10 जून का आपका पेपर होने वाले हैं, इसमें माइनस मार्किंग नहीं रखा गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो आप सभी का सिलेक्शन ऐसे प्रश्नों से होगा जो प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ईमानदारी के साथ हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिएगा। जो भी प्रश्न आप सही करेंगे उसको टिक करते चलिएगा। जैसे कि इस क्लास में हम 75 क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप 75 नंबर खींच लीजिए। जैसे आप पहला प्रश्न ठीक करते हैं तो आप टिक लगा लीजिए राइट का। यदि दूसरे का प्रश्न गलत करते हैं तो क्रॉस लगाइए। तीसरा का प्रश्न सही करते हैं तो सही लगाइए। चौथा प्रश्न सही करते हैं तो सही का टिक लगाइए। इससे आपका एनालिसिस भी अच्छा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए, बुक द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? बुक द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? बताएंगे आप सभी। तो रूपा पाई द्वारा यह बुक लिखी गई है। पहले का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सॉल्व करिए। तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़ है? नहीं। मांडा? नहीं। बनावली? ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो हुलास ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो कि यूपी में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो सातों इनमें से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है? सॉल्व करिए। क्या बीसू है, फूलदेई है, डोल जात्रा या नुआखाई है? तो कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो फूलदेई। उत्तराखंड में आप जाएंगे तो आपको हर तरफ फूलों का बागान दिखेगा, तो इसलिए फूलदेई उत्तराखंड का त्यौहार हो चुका है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं स्थित है? तो ध्यान रखिएगा जूनागढ़ में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? केरल का कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? तो भाई कुटियाट्टम ये शामिल है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना था?
तो भाई कनाडा देश से चुना था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पास करती यानी काटती है? तो भाई माही नदी है। ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी को हर एक प्रश्न का उत्तर खुद से करना, चाहे आए या ना आए, क्योंकि भाई एक भी प्रश्न पे माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है। निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? इनमें से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो भाई तोल्कापियम है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करें। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये तो पहले 10 टेस्ट सीरीज लगा लेना है भाई। इसमें आपको पूरे 1509 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो साथियों यदि आप यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी करें तो इस पीडीएफ को पढ़िए, और यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी करें तो इस पीडीएफ को आप एक बार लगाइए। तो हर एक टेस्ट में आपके पूरे 150 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके पेपर में पूरे 150 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक फील होगा कि हम रियल पेपर का टेस्ट दे रहे हैं। तो दोस्त मेरे ये मिलेगा आपको कैसे? इस नंबर आपको मैसेज करना है। ये जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे ही मैसेज करें टीम आपसे तुरंत बात करेगी। मात्र भाई 50 रुपीज़ पे करके ये पूरा क्वेश्चन अपने पास मंगे। 1500 प्लस लगभग 4 से 5000 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो जल्दी करिए भाई, सारा क्वेश्चन आप पढ़िए अपने पेपर से पहले। ठीक है, तो इस नंबर पे आपको मैसेज करके ये पूरा पीडीएफ अपने पास मंगाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी इनमें से कौन थी? तो हम्पी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। वर्ष 1885 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। पहला अधिवेशन मुंबई शहर में हुआ था। तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना कुल 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा कितनी अनुसूचियां थी? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना जिसमें कुल 395 अनुच्छेद थी, 22 भाग थी तथा कितनी अनुसूचियां थी? तो पूरे 8 अनुसूचियां थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो याद रखिएगा अध्यात्मक सरकार, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष को किया गया था? किस तारीख को, यानी जनवरी के महीने में किस वर्ष किया गया था भाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन? तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। बी ऑप्शन इस सॉल्व का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कौन सा रोग कवक के कारण होता है भाई? तो दाद जो होता है ना वो कवक के कारण होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होती है। तो इसमें प्रकाश की ऊर्जा किसमें न्यूनतम होती है? पीला में, हरा में, बैगनी में, लाल में? किसमें होती है मिनिमम? तो रेड में यानी लाल में होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल है? तो शामली शामिल है। ऑप्शन ए शामली आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो पूरे 8
महाजनपद स्थित थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? हल करिए। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति जो कि दीपावली को ना शोक के रूप में मनाती है? तो उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है भाई जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस चक्र प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का जो पुलिस चक्र है वो प्रदान किया जाता है? तो याद रखिए गृह मंत्रालय द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सुबह 11 बजे लगातार क्लास से आ रही है और इसी प्रकार अलग अलग टेस्ट आपको मिल रही है। 3 महीने लगातार हम लोग इसी तरह क्लास करने वाले हैं। तो यदि आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23 को, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा इनमें से कौन सी होती है? तो क्या तो होती है? ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24 को, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? तो कौन लिखी है भाई? साना नेहवाल ने लिखी है प्लेइंग टू विन को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25 को, पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है? पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध तो उड़ीसा राज्य से है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 को, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुलमर्ग में स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्कोर आप गिनती करते चलेंगे साथ में, ठीक है, एनालिसिस करते चलेंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर खुद से करिए। मेरे पढ़ने से पहले आप सभी का उत्तर आ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को हवाओं का देश कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है? भारत के किन राज्यों में 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है? तो त्रिपुरा राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29 को, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? तो याद रखिए अजंता है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जानते हैं? किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जानते हैं? तो भाई मिंडानाओ को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 को, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अशोकसेन के पुत्र थे वह कौन से जैन तीर्थंकर बने थे? पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अशोकसेन के पुत्र थे वह कौन से जैन तीर्थंकर बने थे, यानी किस नंबर के जैन तीर्थंकर बने थे? तो 23वें बने थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 32, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? आगरा किले के परिसर में मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या बनेगा? सभी प्रश्नों का उत्तर करिए भाई। देखिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी वर्ष 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? बताएंगे, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी वर्ष 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो भाई चौरी चौरा घटना के बाद ले लिया था। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या बनेगा? अच्छी तरीके से सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया था?
तो ये शुरुआत किया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? वो भी भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल कितने होते हैं? 34 होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी एक संविधानेतर संस्था होती है? बताएंगे आप सभी। संविधानेतर संस्था ऐसी संस्था होती है जो कि संविधान में नहीं होते हैं, फिर भी ना वे शासन में भूमिका निभा लेते हैं, उन्हीं को हम संविधानेतर बोलते हैं। जैसे कि नीति आयोग, नीति आयोग। ओके, तो ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये भाई भारतीय संविधान में शामिल नहीं होते, फिर भी शासन अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। नीति आयोग 2015 में आया था ना, इसकी स्थापना 2015 में हुआ था। योजना आयोग की जगह इसने लिया था। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? बताइए, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम यानी सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति करता? भाई कल एक सवाल आपके लिए नया आ चुका है। पहले जो केरल राज्य था अब उसका नाम केरलम हो चुका है। ठीक है, केरलम लास्ट में म ऐड हो चुका है। तो करंट अफेयर में सवाल है, अब आप सभी सवाल पूछेगा कि केरल का नया नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? केरलम है। इसको भी ध्यान रखिए क्योंकि यूपी पुलिस के पेपर में अब ये ट्रेंडिंग वाला सवाल आ सकता है। अब आगामी जितने भी पेपर होंगे ना करंट अफेयर के सवाल यहाँ से बन सकते हैं, याद रखिएगा। तो कौन लोकसभा के प्रोटेम यानी सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति साहब करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल रोग है? तो कौन सा एक जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल इनमें से रोग है भाई? तो कुष्ठ रोग एक जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल रोग है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 को। कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? इनमें से कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो दोस्त मेरे बायोगैस में कौन सी गैस आती है? तो मिथेन आती है जो CH4 होती है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा होगा? बताइए, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो वाणियोचित्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? वाणियोचित्त हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 को। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए। तो यमक अलंकार है भाई। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर है। दोस्त मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी के साथ काउंट करते चलेंगे, लास्ट में जरूर बताएंगे। चेक करेंगे इस क्लास का कमेंट। निस दिन बरसत नयन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? निस दिन बरसन नयन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है? तो इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो ये देशज शब्द है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। अध का विलोम क्या होगा? अध यानी ऊपरी। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को।
धूसर का पर्यायवाची बताइए क्या होगा, धूसर का पर्यायवाची, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो धूसर का बेसर होगा पर्यायवाची। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, बताइए। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, तो सर जी पूर्ण भूतकालिक भेद है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो साथियों इनमें से विराम चिन्ह का प्रकार नहीं, यानी टाइप कौन सा नहीं, जैसे निर्देशक होता है, लाघव होता है, विवरण होता है, लेकिन उपदेशक नहीं होता भाई, तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो दोस्त मेरे वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, बताइए। तो इसमें देखिए स्वतंत्र भाई, यदि हम बात करेंगे तो कैसे लिखा था भाई, स्वातंत्र्य, तो ये आपका परफेक्ट ऐसे लिखा जाता है भाई। तो देखिए सी ऑप्शन वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 को, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या बनेगा, तो किन्हीं से बनेगा। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए क्या बनेगा, तो सर जी खूंटिया हो जाएगा। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, क्या बनेगा, तो ठठेरीन बनेगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57 को, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक इनमें से कौन है भाई, तो देव जी हैं। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। दोस्त मेरे किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो मैं सोता हूं, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को, एक छंद में कितने चरण होते हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं, तो पूरे 4 चरण होते हैं, तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 60 को, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किस कवि की है, तो ये रैदास जी की है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61 को, निम्नलिखित में से सामुदायिक विशेषण बताइए कौन सा है। सामुदायिक विशेषण इनमें से कौन सा है, तो सर जी चारों है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में स्कोर करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितने लाख रुपए की होती है। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की जो पुरस्कार राशि होती है वो पूरे भाई 5 लाख रुपए की होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग बताइए। परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग कौन सा होता है। उपसर्ग क्या होते हैं, किसी भी शब्द में उनके भाई आरंभ में लगकर उनके अर्थ में जो बदलाव ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग लगा होगा परी में या परी होगा, क्या होगा परी या कि प्र या पर, बताइए क्या होता है, तो परी लगा है भाई। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 को, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। इन शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान करना है, तो यौगिक शब्द यानी परम औषधि हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 को, हिंदी की आदि जननी कौन है। हिंदी की आदि जननी है तो कौन है भाई, तो संस्कृत है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 66 को, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताइए। बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, तो निर्निमेष बनेगा, निर्निमेष बनेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या बनेगा, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी, रेखांकित भाग का शुद्ध रूप। अजस्र कैसे लिखते हैं, तो अजस्र भाई अजस्र ये सी अ
ज स, ऐसे सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68 को। कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये अच्युत के हैं, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को। आधी रात का समय को क्या कहते हैं? आधी रात का समय यानी क्या बोलेंगे? निश्चित बोलेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को। इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? यानी प्रत्यय में लास्ट में लगा होगा भाई, तंद्रालु यानी आलू हो सकता है क्या? तो केवल लू है, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? बनाइए, छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा भाई? तो छाया का तो सर जी छाया ही होगा, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? बताइए। तो पुल्लिंग है दही, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 73 को। इनमें से भाववाचक संज्ञा बनाइए, भाववाचक संज्ञा तो चिंता है भाई, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74 को। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कौन सा वर्तमान कहते हैं? बताइए। जो क्रिया अभी हो रही है तो उसे अपूर्ण वर्तमान कहेंगे, ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आज के इस रैंकिंग टेस्ट का सवाल होने वाला है। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण किसके, यानी किस छंद का ये उदाहरण है? निराला की कविता जूही की कली, तो बताइए किस छंद का ये उदाहरण है? तो ये तो मुक्तक छंद का उदाहरण है, तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब बताइए कि आप सभी का इन 75 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। पहले बताइए आप सभी क्या 35 प्रश्न ठीक किया? खुद से आपको मालूम चला कि हम किस पीक पॉइंट में इस टाइम चल, हम कितने रैंकिंग में चल रहे हैं? बताइए। सारे सवाल भाई आपके रैंकिंग टेस्ट के ही थे। लगातार इसी तरह क्लास आएगी, आपको डेली रिवीजन करना है, सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है दोस्त मेरे, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आप नहीं लगा रहे हैं तो आप बहुत पीछे हो रहे हैं, मेरी बात मानिए, मॉक टेस्ट लगाइए आप लोग। और कोई भी प्रश्न है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में शेयर करिए हमारे साथ, क्योंकि भाई हर एक क्लास का हम कमेंट चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।